बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एम्पियर्स परपथी नियम यानी एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये क्या होता है? तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके गॉस की प्रमेय, बिल्कुल उसी का समझो कि ये मौसेरा भाई समझो गॉस की प्रमेय का। और ये नियम ऐसा है कि जैसा कि हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं कि किसी गॉस प्रमेय कुछ याद आ रही है? गॉस प्रमेय थी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है ना। वहां पर जो सूत्र जो यूज किया जा रहा था वो था सूत्र हमारे पास गॉस थ्योरम का, फाई ई बराबर हम लोग लिखते थे ई डॉट डी ए बंद पृष्ठ के लिए। उसका जो मान होता है वो उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε गुना था। ये नियम था हमारा। यहां पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के टॉपिक में वो है कि यहां पर जो गॉस प्रमेय थी वो क्या थी? इसी विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन किया जाता था। किसी विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन करते थे। और यहां पर हमको करना है चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। तो ये आप समझ लीजिए कि रेखीय समाकलन का मतलब क्या है। अगर चुंबकीय क्षेत्र और जो सूक्ष्म अवयव जो dl लेते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट किया जाए और फिर उसका समाकलन करें तो ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है ना। तो जो एम्पियर का जो परपथी नियम है वो यही नियम कहता है कि किसी बंद लूप, अब देखो अंतर यहां पर दिखने लगा हमको। जो गॉस प्रमेय थी वो क्या था? एक बंद पृष्ठ था, सर्किल नहीं था, एक स्फीयर था वो। यहां पर क्या होता है? एक सर्किल होता है इसमें, लूप यानी वृत्त। अब वो लूप का आकार वृत्त भी हो सकता है या आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है या किसी भी आकृति का हो सकता है, लेकिन वो केवल एक लूप है, पृष्ठ नहीं है। ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर हम बता देते हैं कि जो गॉस की प्रमेय थी उसमें हम मानते थे एक बंद पृष्ठ, ठीक है, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते थे। यहां पर हम लोग मानना है एक बंद लूप। बंद लूप का आकार वो सर्कुलर भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है या इसके अलावा किसी भी आकृति का हो सकता है ऐसे, लेकिन वो बंद होना चाहिए चारों तरफ से। ठीक है ना। जैसा कि गॉस प्रमेय में था बंद पृष्ठ लेते थे, बंद पृष्ठ का आकार कुछ भी हो सकता था, वो एक गोला भी हो सकता था, एक बेलन भी हो सकता था। ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें भी है। यहां पर हम पृष्ठ न लेकर क्या लेते हैं? एक लूप लेते हैं बंद। तो उस लूप के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो होता है उस लूप द्वारा घिरी धारा I। यानी अगर कोई लूप मान लेते हैं और उसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रही है इस प्रकार से, ये ऐसा लूप नहीं, तार ऐसे खड़ा हुआ है, इसके चारों ओर ये लूप बनाया गया है। ठीक है ना। इसको लोग एम्पियर्स लूप कहते हैं। तो उसका जो मान होता है वो उस पृष्ठ या उस लूप द्वारा घिरी धारा का μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का नियम है। तो अब देखो इन दोनों में काफी सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है हमको। ये होता है विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन। ठीक है। ये है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब ये चूंकि समाकलन के आगे गोला लगा देते हैं अंदर, इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ की बात हो रही है, यहाँ पर एक बंद लूप की बात हो रही है। यहाँ पर उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε गुना होता है। और एम्पियर्स के नियम में क्या होता है कि उस बंद लूप द्वारा घिरी धारा का μ0 गुना होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गॉस की प्रमेय की तरह ही एम्पियर का की जो प्रमेय है
वो उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग उसको लिख लेते हैं कि ये एम्पियर का जो परिपथी नियम है वो है क्या, इसकी भाषा लिख लें और उसके बाद फिर उसके हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। तो आपको सब इसमें जो महत्वपूर्ण जानना है कि जो रेखीय समाकलन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसके जो परिपथी जो लूप लिया गया है उसका एक भाग, जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म अवयव या अल्पांश कह सकते हैं, जिसको अगर उसकी लंबाई को अगर डीएल अगर माना जाए तो बी डॉट डीएल, इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है, तो इसकी भाषा हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिख देते हैं, जरा एम्पियर का नियम पहले लिखें। एम्पियर का नियम लिखने के लिए जैसे मान लेते हैं कि अगर एक कोई तार है, एक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उसके इस तार के चारों ओर एक हम बंद लूप बना लेते हैं ऐसे। तो बंद लूप पर भाई इस तार के कारण बंद लूप देखिए ऐसा ही है, जैसा चित्र देखा वैसा नहीं, ये तार है, इसके चारों ओर यहां पर एक बंद लूप माना हमने। ठीक है, बंद लूप का आकार हम बता चुके हैं। बंद लूप का आकार वो वृत्ताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, लेकिन बंद होना चाहिए। तो इसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, जैसे मान लेते हैं ये कोई तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है अगर अनंत लंबाई का तार है तो B बराबर होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। अगर दूरी यहां से अगर हम R मान लेते हैं तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा उसका मान तो हम लोग फार्मूले से निकाल लेंगे। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है दाहिने हाथ के हथेली नियम नंबर 1 से। कैसे लगाते हैं, ये अंगूठा रखना है धारा की दिशा में, दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो ऐसे रखेंगे तो डायरेक्शन तो किस तरफ आएगी, उंगली इस तरफ मुड़ रही है तल के लंबवत अंदर की तरफ, ठीक है ना, यानी इस हथेली की लंबवत जो दिशा होती है उस पर होगी। इसका मतलब जो ऐसे तार होगा और यहां पर बिंदु लेंगे तो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र की वो इस दिशा में होगी। ऐसे यहां पर अगर लेंगे कोई बिंदु तो इसकी इस दिशा में हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा उस लूप के स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, या कह सकते हैं स्पर्श रेखा की अनुदिश होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, यहां अगर कोई बिंदु लेंगे तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे इस दिशा में, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें अगर कोई पार्ट ले लेते हैं छोटा सा जिसकी लंबाई है dl, ठीक है, तो इस b और dl का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, b डॉट dl का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका समाकलन करते हैं तो वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। और उसका जो मान होता है वो होता है उस पृष्ठ द्वारा घिरी धारा अगर I प्रवाहित हो रही तो उसके सर्किल के अंदर कितनी धारा होगी, जितनी तार में धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो म्यू नॉट I, यानी उस पृष्ठ द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर का नियम कहते हैं इसको। तो इसकी भाषा भी हम लोग लिखेंगे पहले, ठीक है। तो लिखिए इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप के अनुदिश या बंद लूप के परितः, किसी बंद लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग लिखते हैं BC। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घिरी धारा I, उस लूप द्वारा घिरी धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये हमारा है एम्पियर का परकथी नियम कहते हैं इसको। तो इस नियम के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट इसका, किसी बंद लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घिरी धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, जिसको हम लोग गणित के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये इसका चित्र बना लेंगे जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और उसके चारों तरफ ये, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बंद लूप है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर लूप। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग एम्पियर लूप भी कहते हैं। बंद लूप तो है, बंद लूप जैसे उसमें बंद पृष्ठ होता है, तो यहां पर होता है बंद लूप। बंद लूप को हम लोग गॉसियन, उसमें गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ते थे गॉसियन पृष्ठ, इसको कहते हैं हम लोग एम्पियर लूप कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो स्टेटमेंट है इसका, इसको नोट कर लें, उसके बाद इसका डेरिवेशन भी करना है। नोट कर लीजिए पहले स्टेटमेंट, डेरिवेशन किया जाए। तो हेडिंग लगाइए उपपत्ति। उपपत्ति, तो उपपत्ति में हम लोग लिख लेते हैं, पहले चित्र बना ले। एक मान लेते हैं कि एक अनंत लंबाई का एक धारावाही द्विरेखीय चालक है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस तार के परितः एक बंद लूप खींच लेते हैं। बंद लूप इस प्रकार से खींचते हैं कि जो लूप का जो केंद्र है, बंद लूप का जो केंद्र है वो उस तार पर स्थित हो। बंद लूप का जो केंद्र है वो कहां पर स्थित है, उस तार पर, जिसकी त्रिज्या को मान लेते हैं लूप की, वो है R। समझ में आ रहा है? और इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा इस धारावाही चालक तार के कारण, वो मान लेते हैं B है, और B की जो डायरेक्शन होती है वो हम हथेली के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं कि वो इस लूप के स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। भाई स्पर्श रेखा के अनुदिश का होने का मतलब यह है कि लूप जो दिख रहा है वो कैसे, तार के चारों तरफ ऐसे है। यहाँ पर अगर लगाएंगे, अगर धारा ऊपर तरफ बह रही तो अंदर की तरफ, यहाँ अगर लगाएंगे तो बाहर की तरफ, इधर अंदर की तरफ, मतलब चारों तरफ से यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाया इस तरफ, यहाँ लगाएंगे तो इस तरफ, यहाँ लगाते हैं तो इस तरफ, मतलब कह सकते हैं कि सब जगह जो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश, यानी B की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और उसमें अगर हम छोटा सा भाग ले लेते हैं, यहाँ पर dl, इस लूप का एक छोटा सा भाग ले लिया dl, तो dl की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। यानी कह सकते हैं कि B और dl के बीच का जो कोण होगा कितना बनेगा, 0 अंश। तो इसको जरा पहले हम लोग थोड़ी भाषा लिख लें इसकी, जो हमने बनाया है चित्र में, तो इसकी भाषा लिख लेते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का द्विरेखीय
विजुरेखीय सीधा विजुरेखी तार माना एक अनंत लंबाई, माना अनंत लंबाई का, माना अनंत लंबाई का एक विजुरेखीय तार है जिसमें धारा I प्रवाहित होती है। ये तो हमने मान लिया, इतना काम तो हमने चित्र में किया है कि माना अनंत लंबाई का एक विजुरेखीय तार है जिसमें धारा I प्रवाहित होती है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बंद लूप खींचेंगे, ठीक है ना। तो तार के परितः एक बंद वृत्ताकार लूप। इस प्रकार तार के परितः एक बंद वृत्ताकार लूप इस प्रकार खींचते हैं कि इसका केंद्र वो जो केंद्र है वो तार पर स्थित है। ऐसा एक बंद लूप खींचेंगे। तार के परितः एक बंद वृत्ताकार लूप इस प्रकार खींचते हैं कि इसका केंद्र O तार पर स्थित है, ठीक है। माना, अगर लूप की त्रिज्या में लिख लीजिए, माना लूप की त्रिज्या R है। यहां तक समझ गए। ये यहां पर भी लिख सकते थे कि माना तार के परितः एक R त्रिज्या का बंद वृत्ताकार लूप इस प्रकार खींचते हैं कि इसका केंद्र O तार पर स्थित है। तो फिर ये लाइनें लिखनी पड़ेगी। अगर त्रिज्या को वहां शामिल कर लेते हैं तो ये अपने हिसाब से इसकी भाषा हम बना सकते हैं। उसके बाद आप जरा यहां पर आ जाओ कि इस जो प्रत्येक जो बिंदु होगा इस लूप पर, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये हम लोग निकालेंगे। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले से कि अनंत लंबाई का अगर कोई चालक तार है तो उसके समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर लूप के प्रत्येक बिंदु, सब जगह जो दूरी वृत्ताकार लूप है, दूरी सब जगह सेम होगी। तो सब बिंदु पर, सब प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहां की बात करें चाहे यहाँ की, सब जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान तो बराबर होगा, ठीक है। तो लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, धारा प्रवाहित हो रही I, यह अनुमान से धारा प्रवाहित हो तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न हो रहा तो कितना उत्पन्न होगा, ये हम लिख सकते हैं B बराबर अनंत लंबाई के लिए कितना होता है सूत्र, ये हम लोग निकाल चुके हैं, पहले डेरिवेशन कर चुके हैं। μ0/2 पाई I/R इतना मान होता है। तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना ही होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र, या इसके नियम का नाम दे दीजिए, दाहिने हाथ की हथेली के
नियम से चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में बताया, चूंकि इसे दिशा का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दाहिने हाथ नियम लगाएंगे तो ऐसे सब बिंदुओं पर यानी जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उस दिशा में होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बस समझ में आ रहा है। यानी ये तार होगा यहाँ पर रखें इस तरफ, यहाँ वो बिंदु लेते हैं इस तरफ, कहीं पर बिंदु लिया जा सकता है। जो डीएल हम ले रहे हैं यहाँ लंबाई जिसकी ली जा रही है सूक्ष्म अवयव की, वो जो पॉइंट है यहाँ पर उस पॉइंट को कहीं भी ले सकते हैं। तो चाहे इधर होगा तो यानी हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो लूप पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिख सकते हैं कि दाहिने हाथ की हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। ये चीज हम लोगों ने निकाल लिया। अब इससे पता चल रहा है कि जो स्पर्श रेखा का अनुदिश होगा तो डीएल क्या है, इस लूप का एक छोटा सा भाग दिया गया है, तो इस डीएल और बी के बीच का कोण कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई, दोनों एक ही दिशा में हैं तो बीच का कोण 0 हो गया। अतः पीछे लिख सकते हैं अतः लूप के प्रत्येक बिंदु पर बी व डीएल के बीच कोण 0 अंश होगा, यानी दोनों एक ही दिशा में होंगे, ये कह सकते हैं। अतः लूप के प्रत्येक बिंदु पर बी व डीएल के बीच का कोण 0 अंश होगा। तो लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन कितना हो जाएगा, रेखीय समाकलन हम लोग प्रकार से लिखते हैं। चलिए इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नोट कर लें। उसके बाद ऊपर हम लोग लिखेंगे लूप, बंद लूप है ये, बंद लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। नोट कर लें इसको। कितना हो जाएगा, समाकलन b डॉट dl ये रेखीय समाकलन कराता है। b डॉट dl इक्वल टू कितना मान हो जाएगा, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो b और d dl cos, भाई a डॉट b जैसे होता है तो a b cos थीटा, तो a यहाँ पर b डॉट dl तो b dl cos, और इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो 0 अंश हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग b और dl cos 0 का मान 1 हो गया। ये चूंकि प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है,
जितना मान है बदल नहीं रहा है, यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ पर होगा, उतना यहाँ पर होगा, उतना यहाँ पर, सब जगह बराबर है, नियत है। इसका मतलब बी को क्या कर लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा समाकलन bl। जो समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, जो b का मान अभी हमने ऊपर समीकरण में लिखा था कि बिंदु, इस बिंदु पर, बिंदु का नाम P भी लिख सकते हैं, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो था वो निकाला गया था μ0/2 पाई I अपान A, ये मान तो यहाँ लगा दीजिए। तो μ0/2 पाई I अपान R है यहाँ पर त्रिज्या, R त्रिज्या मतलब दूरी उसकी, और इसका मान कितना हो जाएगा। अब देखिए dl इतना भाग लिया हमने, ऐसे और छोटा सा भाग और छोटा सा भाग सबको जोड़ेंगे तो पूरी क्या आ जाएगी, भाई समाकलन मतलब जोड़ना है, छोटे छोटे भाग में जोड़े जाएंगे dl 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 करके, तो क्या आ जाएगा उस पूरे वृत्त की या लूप की परिधि आ जाएगी। तो कितनी परिधि होती है 2 पाई r होती है, ये लिख सकते हैं क्योंकि समाकलन dl बराबर होता है 2 पाई r। यहाँ पर लिख लीजिए समाकलन dl बराबर 2 पाई r। ये तार अनंत लंबाई का हम लेकर के इसको प्रूव कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 2 पाई से 2 पाई भी कट जाएगा, r से r कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास μ0 I, और ये था पहले जो था वो शुरू से आ रहा है b डॉट dl। तो यही हमारी प्रमेय थी कि किसी बंद लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घिरी धारा का μ0 गुना होता है। तो इस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इसको आप तैयार कर लें, उसके बाद अगले वीडियो में हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके भी कई हमको अनुप्रयोग पढ़ने, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बायोसेवर्ट का नियम पढ़ा था पहले, उसके बाद फिर हमने 3 अनुप्रयोग किए थे। उसके बाद इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे, एम्पियर्स लॉ तो ये याद रखना ही है। उसके बाद इसके अनुप्रयोग, इसकी सहायता से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने की एक विधि है, जैसा कि बायोसेवर्ट का जो नियम वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का नियम है, वैसे ही एम्पियर का नियम भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते हैं कि एम्पियर का नियम एक अल्टरनेट मेथड है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज्ञात करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है वो है, एक तो अनंत लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये अलग है, हम लोग उसके पहले भी बायोसेवर्ट के नियम को यूज करके भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब और हम लोग इस नियम का यूज करके भी निकालेंगे, एम्पियर का नियम का यूज करके। तो एग्जाम में ये लिख करके कभी कभी आ जाता है कि एम्पियर के नियम क्या है, एम्पियर के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक के समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये भी हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर धारावाही प्रणालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सोलेनॉइड के अंदर या उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसके 3 अनुप्रयोग हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक अनुप्रयोग एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग केवल एम्पियर का नियम पढ़ लिया है और उसका डेरिवेशन पढ़ लिया, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।